अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल की सैर करवाएंगे, जो बज़ाहिर तो दुनिया के नक्शे पर एक शहर से भी छोटा है, मगर आज तक इसे कोई भी मुल्क सफ़े हस्ती से मिटाने में नाकाम क्यों रहा। आज की वीडियो इसराइल की मुकम्मल तारीख और डॉक्यूमेंट्री पर मुबनी है और इसराइल के मुतल्लिक ऐसे बहुत से दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करेंगे जिनसे आप यकीनन ना वाकिफ होंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी वॉच करें और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की तारीख के बारे में। इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अव्वल होने, मसीहत का मुतबरक मकाम होने और दीवारें गिरिया होने के सबब ये मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नज़दीक एक मजहबी मकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मुल्क इनके कब्जे में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक उमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजू बार बार इस मुल्क पर काबज होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी। 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट फूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बम्बों से जहन्नम वासल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी जिंदा बच निकले थे, सब ने बरतानवी राज के खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ अपना रुख करना शुरू किया। इसराइल की तरफ आना और इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादी का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अर्सा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही जिसमें इसराइली और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए, लिहाजा वो जल्द अज जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए कमेटी तश्कील दी गई। 3 दिसंबर 1947 के रोज इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके 2 ममालिक बना दिया जाए और यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की एक तंजीम देव एजेंसी ने इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे कबूल ना किया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तरह से इसे छोड़कर निकल गया, मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फलस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहाँ से निकल गए। बरतानिया की निकल जाने से एक रोज पहले इसराइली बनी डेविड बिन गोरियान ने ममलकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर दावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को शहीद भी किया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया, जिसमें फ़लस्तीनियों की तादाद तो पहले से ही इस हिस्से से ख़त्म हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। रेफरेंडम के मुताबिक इसराइल की आबादी 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुँच गई। इसराइल के क़याम के वक्त से अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतह नसीब हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नीयत से आए थे कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होगा जहां वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू में सब उल्ट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तलीम में सबकत रखते थे, इन सबको अरबों के छोड़े हुए घर और कारोबार थमा दिए गए, जबकि गरीब ममालिकों और अफ्रीका से लाए जाने वाले यहूदियों को महाजरीन के कैंपों में रखा गया। 1960 की दहाई के शुरू में ही इसराइल ने अर्जेंटाइन से होलोकॉस्ट के एक मुजरिम अडल्फ को पकड़कर इसे इसराइल लाकर अदालत में सजाए मौत का हुक्म जारी करवाते हुए मौत दे दी। कहा जाता है कि इसराइल ने अपने क़याम से अब तक लाखों की तादाद में कत्ले-आम किया, मगर अडल्फ आज तक वो वह शख्स था जिसे इसराइली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। 1977 में मिस्र के सदर ने सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया, जबकि इससे पहले किसी भी अरब मुल्क ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था। मगर इसके बाद अमेरिका और इसराइल से फंडिंग की वजह से आज कई मुस्लिम मुल्क इसराइल की हमायत में खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल के वजूद को नहीं मानता।
पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ अल्फाज में ये लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। बेशक इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं, मगर इन सब के बावजूद भी अगर आप पाकिस्तानी हैं और इसराइल जाना चाहते हैं तो आप इसराइल पहुंचकर इसराइल के बॉर्डर पर इसराइल का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक मुसाफिर हैं और इस मुल्क को तारीखी हवालों से देखने आए हैं तो आपको इसका वीजा जरूर दिया जाएगा। इसराइल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मुल्क का मुकम्मल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क का कुल रकबा रेफरेंडम के वक्त 16,000 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग था। 1967 में होने वाली जंग के बाद 20,770 मुरब्बा किलोमीटर बढ़ गया, लेकिन इसराइली मशरकी यरूशलेम और बुलान की पहाड़ियों को मिलाकर अपने मुल्क का रकबा 22,072 मुरब्बा किलोमीटर बताते हैं और यही रकबा इसराइल के कवानीन में बताया जाता है। जबकि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद ये मुल्क 27,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल जाता है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क को दुनिया भर में 150वां नंबर हासिल है। इस मुल्क की हालिया आबादी 8.9 बिलियन से भी ज्यादा है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसराइल के सफारती ताल्लुकात दुनिया के टोटल 157 ममालिक के साथ कायम है। अरब लीग के 3 मुल्क मिस्र, उर्दन और मोरितानिया इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाते हैं, मगर मिस्र की अवाम इसराइल को दुश्मन मुल्क कहती है और इसी तरह दीगर अरब मुल्कों के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने के बावजूद भी इसराइली कानून और अवाम लेबनान, शाम, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सूडान और यमन को दुश्मन मुल्क तस्वर करती है और इन ममालिक को जाने वाले इसराइली शहरियों को वजारत दाखिला से खुसूसी इजाजत लेना पड़ती है। दोस्तों, अगर इसराइल के बारे में दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो आइंस्टाइन एक ऐसा काबिल बंदा था जिसे इसराइली हुकूमत ने अपना सदर बनाने की पेशकश की, जिसे आइंस्टाइन ने काबिल कबूल नहीं किया। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान अब्रानी है, जबकि अरबी भी इस मुल्क की दूसरी सरकारी जुबान है। इसके अलावा रूसी, फ्रांसी और इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल भी काफी तादाद में किया जाता है। एक वक्त था जब इस मुल्क में मुसलमान बसा करते थे, लेकिन आज इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद पूरी आबादी का 17% है। 2% मसीही लोग और 2% बर्जर लोग, जबकि बाकी आबादी मुख्तलिफ नस्लों के यहूदियों की है। इसराइल अपने रकबे के एतबार से इतना छोटा मुल्क है कि अगर एक साइड से दूसरी साइड दौड़ना शुरू करें तो आप 2 घंटों में बाआसानी इस मुल्क को पार कर सकते हैं, और अगर दूसरी 2 सिमतों यानी ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू करें तो 9 दिनों में आप इस मुल्क को पार कर सकते हैं। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यू शैकल है। एक शैकल पाकिस्तानी 76.35 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 23.26 रुपए के बराबर है। यरूशलेम शहर, जिसके एक हिस्से पर इसराइल का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर फलस्तीन का। इसराइल ने कुछ अर्सा पहले यरूशलेम को इसराइल का दारा हुकूमत बनाने का दर्जा दिया था। यरूशलेम तारीख का वो कदीम शहर है जिसे आज तक 2 बार सफाई हस्ती से मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा चुका है। 23 बार इस शहर पर मुहासरा भी किया गया है और 52 बार इस पर हमले किए गए हैं। अमेरिका इसराइल की हमेशा सही तरफदारी करता रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका हर साल $1 बिलियन बतौर इमदाद इसराइल को देता है। साल 2022 में इसराइल को मिलने वाली इमदाद $3.1 बिलियन थी, जो इस वक्त अगर पूरे अमेरिका में तकसीम कर दी जाती तो हर अमेरिकी के पास तकरीबन $10 आते। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसराइल दुनिया का वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा म्यूजियम मौजूद है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके स्कूलों में जब बच्चों को अलजबरा पढ़ाया जाता है तो प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके जगह उल्टे टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसराइलियों के नजदीक प्लस साइन क्रिश्चियन की अलामत है और वो यहूदी होकर इस साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसराइल में लोगों की औसतन उम्र 70 साल तक रिकॉर्ड की गई है और इसराइली ही दुनिया के वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताते चलें कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर भी इसराइली लोग हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो और वो जो भी काम करे इसका असर बच्चे पर लाजमी पड़ता है। इसी वजह से इसराइली औरतें प्रेगनेंसी के दौरान हर वक्त रियाजी के सवालात और फिजिक्स की किताबें वगैरह पढ़ती है ताकि इनका बच्चा होशियार और चालाक पैदा हो। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा एयरफोर्स रखने वाला मुल्क भी इसराइल है और इसराइल की फौज में एक कसीर तादाद खवातीन की भी है जो नहायत खूबसूरत होती है और इनका खुसूसन इसराइल की एयरफोर्स में ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेट्रोला कंपनी के जितने भी जदीद फोन आप इस्तेमाल करते हैं सब के सब इसराइल के ही बनाए होते हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी का एजाज भी इसराइल को ही जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी अशिया और प्रोडक्ट जैसा कि मैकडोनाल्ड, नेस्ले, पेप्सी, फाइवर, अमेजोन, एडिडास और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट इसराइल के हैं। इसराइल में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे लो पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पर इंसान पानी में लेट भी जाए तो वो डूबता नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। आपकी इल्म में इजाफा करते चलें कि दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें भी इसराइल में ही बनाई जाती है और शतरंज दुनिया में सबसे ज्यादा इसराइली लोग खेलते हैं।
जबकि यहाँ के लोगों का कौमी खेल फुटबॉल है। इसराइल में आज भी एक कसीर तादाद मिडिल क्लास यहूदियों की आबाद है, जिनको मजबूत करना इसराइली कौम का मिशन है। हर साल लाखों डॉलर इसराइल इन मिडिल क्लास यहूदियों में तकसीम करता है ताकि ये लोग इनसे कोई छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें और खुद को मजबूत बनाएं। पूरी दुनिया में यह बात मशहूर है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर यहूदी बच्चा पैदा हो जाए तो इसे फौरन इसराइली पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है ताकि वो कभी भी इसराइल में आ जा सके। इसराइली लोग दुनिया में सिर्फ अपना बिजनेस करना और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना जानते हैं। आपने पूरी दुनिया के किसी भी कोने में इसराइली लोगों को नौकरी करते हुए शायद ना देखा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस ही करते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा रिस्क ले जाने वाली कौम भी तस्वर की जाती है। शायद यही वजह है कि ये आज हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज इसराइल इस दुनिया के नक्शे पर शायद इसी वजह से मौजूद है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक का आपस में सिर्फ ना इत्तेफाक है। जब तक दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक एक ना हो जाए शायद इस मुल्क का कोई कुछ ना बिगाड़ सके। लेकिन अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होने की तौफीक अता फरमाए, और खास तौर पर अरब मुसलमानों के रहनुमाओं को जो सिर्फ अपनी याशियों में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए और इसकी गैबी मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोज़ी दोस्तों, ये थी हमारी इसराइल के मतलब आज की दिलचस्प वीडियो। हमें उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे चलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।